अपना बॉय फोकस करता है और एक गहरी पावर एक्टिवेट करता है। उसकी डिवाइन इल्यूमिनेशन ऑफ द किंग्स हेल अपनी लिमिट्स को धकेलती है। ब्रेथ ऑफ द विंड से बूस्टेड एक ग्रीन ग्लो उसके आसपास घूमती है जब एक ग्रे स्केल सर्कल फॉर्म होता है। समय धीमा हो जाता है, एक फिनोमिनन जिसे वो टेम्पोरल सेंस के नाम से याद करता है। बढ़ी हुई परसेप्शन के साथ अटैक्स लू से एक ब्लर ऑफ मूवमेंट में बच जाते हैं। बाहर से एनर्जी शिफ्ट चिंगशू द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो रियलाइज करती है कि इस तरह का साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उन लोगों में होता है जो रैंक 3 तक पहुंच चुके हैं। कांच, दीवारों और फर्श पर दरारें फैलती हैं। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग उसकी आंखें तंग करती है, लू को एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं माना जाता। लू के दूसरे लेवल पर होने के बाद चिंगशू अपना स्पिरिट फॉर्म बुलाती है और उसे चेंबर में भेजती है। हर कोई शॉक्ड है ये देखकर, जबकि अपना बॉय लेजर्स डॉज करने में व्यस्त है। इसके बीच में वो अचानक उसका स्पिरिट सेंस करता है, तुरंत डॉज करता है और एक सिंगल ब्लो से काउंटर करता है। चिंगशू बैकलैश से हल्का सा डगमगाती है, पूरी तरह कन्विंस हो जाती है कि लू की साइकिक फोर्स उसकी अपनी से मैच करती है। जैसे ही वो फेडिंग स्पिरिट को देखती है, उसकी शक कंफर्म हो जाती है कि उसकी एबिलिटीज दोनों जागृत, अवेकेंड और एडवांस्ड हैं। भले ही टेम्पोरल सेंस उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, एनर्जी टोल इमेंस है। इस बीच लू थकान महसूस करता है और रियलाइज करता है कि उसकी वाइटैलिटी उसकी लिमिट के नजदीक है। वो लेवल 4 ट्रेनिंग के सिर्फ आधे रास्ते में है, फिर भी उसने अपनी 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स को थका दिया है। डॉज करने के लिए कोई शक्ति नहीं बची। वो आखिरी बीम को उसे हिट करने देता है। सिस्टम एक बार फिर चाइम्स करता है, रिवील करता है कि ट्रेनिंग 56% कंप्लीट हो गई है और लू की मूवमेंट प्रोफिशिएंसी अब दुनिया भर के 97% मार्शल आर्टिस्ट्स को पीछे छोड़ चुकी है। देखने वाले डिसबिलीफ में घूरते हैं। अभी भी ट्रेनिंग में होने के बाद भी लू की फुटवर्क और स्पेशल कंट्रोल की मास्टरी उसे अरबों लोगों से आगे रखती है। इस बीच जिन भी पत्थर का बन जाता है, डिसबिलीफ में टूट जाता है। उसने अभी रियलाइज किया था कि स्लीपी ने उसे हैरान करने वाले 45% से पीछे छोड़ दिया है। ये धक्का और भी ज्यादा चुभता है, ये जानते हुए कि लू कोई जिसे उसने एक बार कम आंका था, एक स्ट्रेंथ टाइप मार्शल आर्टिस्ट है। इस बीच लू एक परफॉर्मेंस स्क्रीन के सामने खड़ा है। अपनी रीसेंट सक्सेस के बाद भी वो अचीव करने से बहुत दूर महसूस करता है। अवेयर है कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 3% अभी भी उसे फुटवर्क और एजिलिटी में पीछे छोड़ देता है। बाद में चिंगशू आती है, उसे जी-फोर्स ट्रेनिंग चेंबर और फुटवर्क स्टूडियो दोनों में रिकॉर्ड शैटर करने के लिए तारीफ करती है। जब पूछा जाता है कि क्या वो कॉम्बैट या साइकिक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का प्लान करता है, लू इस पर विचार करता है, पर देखकर कि मील टाइम हो गया है, वो कैजुअली कैफेटेरिया की तरफ जाने का डिसाइड करता है। फेम उसकी चॉइस पर जोर से हंसता है और चिंगशू हैरान हुए बिना नहीं रह पाती कि क्या खाना और सोना ही उसकी असली प्रायोरिटीज हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 3 घंटे गुजर जाते हैं। लू समाया जाने के बाद दिखता है। चिंगशू उसे फेम के पास ग्रीट करती है और एक्सप्लेन करती है कि उन्हें सिर्फ एक सिंपल इवैल्यूएशन करनी है। एक ब्लू वाइटैलिटी नीडल पकड़े हुए वो मेंशन करती है कि ये सारे डॉर्म रूम्स में एक स्टैंडर्ड टूल है। लू एडमिट करता है कि उसने इसे अभी यूज नहीं किया क्योंकि ये उसकी स्किन पियर्स नहीं कर पाया। ये जवाब फेम के शक को कंफर्म करता है। लू पहले ही रैंक 3 तक एडवांस हो चुका है। आखिर में उस लेवल की फिजिकल एंड्योरेंस के बिना जी-फोर्स रिकॉर्ड्स तोड़ना इम्पॉसिबल होता। वेरीफाई करने के लिए चिंगशू एक गोल्डन ब्लड टेस्टिंग नीडल निकालती है, एक जो टिपिकली रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट के लिए रिजर्व होता है। वो अपने बॉय की उंगली चुभती है और सैंपल एनालाइज करती है। रिजल्ट अस्टॉनिशिंग 24.65 वाइटैलिटी रेटिंग है। FEM क्लियरली इम्प्रेस्ड रिमार्क करता है कि उसने लगभग 1 दशक डेकेड में इतना यंग किसी को रैंक 3 तक पहुंचते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट कॉम्बैट पावर असेसमेंट आता है। लू आगे कदम बढ़ाता है, अपनी ब्रेथ ऑफ फायर चैनल करता है और टारगेट पर एक 8-फोल्ड स्टार इम्पैक्ट लॉन्च करता है। मशीन उसकी कॉम्बैट इंडेक्स 271,000 डिस्प्ले करती है। इंस्ट्रक्टर डिसबिलीफ में घूरता है क्योंकि ये लगभग रैंक 5 वॉरियर के लेवल पर है। काफी विटनेस करने के बाद फेम लू के कंधे पर हाथ रखता है और डिक्लेयर करता है कि वो ऑफिशियली ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो चुका है। जो बाकी बचा है वो ये है कि लू घर वापस जाते ही मार्शल एसोसिएशन को अपना नया स्टेटस रिपोर्ट करे। जैसे ही लू जाने की तैयारी करता है, चिंगशू उसे रोकती है क्योंकि एक आखिरी टेस्ट है। वो लायन कंट्री के एंस्ट्रा कैनियन में एक सदी से ज्यादा पहले डिस्कवर हुए एक रेयर एनर्जी क्रिस्टल को रिवील करती है। साइकिक एनर्जी के प्रति हाईली रिएक्टिव, इसका यूज अब एडवांस साइकिक्स की मेंटल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए किया जाता है। किसी की साइकिक स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करने के लिए उन्हें स्पेशल क्रिस्टल पर अपना हाथ रखना पड़ता है और अपनी एनर्जी उसमें चैनल करनी पड़ती है। उसकी डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उसके रिजल्ट्स में एक नोटेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। फेम बढ़ते हुए नंबर्स ऑब्जर्व करता है, उसकी प्रोग्रेस से इम्प्रेस्ड। उसे साफ याद है कि उसकी प्योरिटी इंडेक्स पिछली बार 3 के आसपास थी और अब ये 4 तक पहुंच गई है। चिंगशू थोड़ी स्मग उसे याद दिलाती है कि उसकी तरह नहीं, वो अपने दिन आलसी में नहीं बिताती। आदमी गुनगुनाता है कि वो उसकी आलोचना क्रिटिसाइज जितनी चाहे उतनी कर सकती है, पर उसके लाइफस्टाइल की नहीं। जब लू की बारी आती है, वो शांति से अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है। इंस्ट्रक्टर हाफ जोकिंग चिंगशू से फुसफुसाता है कि वो बिलीव कर सकता है कि लू में उसकी आधी स्ट्रेंथ है, पर लगभग उसके बराबर। उसे शक है। चिंगशू विजिबली अनॉयड उसे चुप कराती है। अचानक क्रिस्टल एक अंधा येलो ग्लो एमिट करता है।
चिंगशू डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाती है क्योंकि नंबर्स अनिवार्य अनडिनाइबल हैं। लू की साइकिक स्ट्रेंथ 113 तक पहुंचती है और उसकी प्योरिटी इंडेक्स अस्टॉनिशिंग 20.3 तक स्काई रॉकेट करती है, उसकी से 5 गुना ज्यादा। उसका मुंह लगभग खुला रह जाता है। चिंगशू को याद आता है कि प्योरिटी में एक सिंगल पॉइंट इंप्रूव करना कितना मुश्किल है, एक टॉवल को बार बार फोल्ड करने और कंप्रेस करने के बराबर, जब तक वो सिकुड़कर एक सिक्के के आकार का डिस्क नहीं हो जाता। फिर भी लू की प्योरिटी लेवल अनुमान से बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। वो अपनी खुद की मेहनत से तुलना किए बिना नहीं रह पाती। 2 साल की इंटेंस मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 1 पॉइंट ही अचीव कर पाई है। लू मुश्किल से 18 का पहले ही एक्सपेक्टेशंस शैटर कर चुका है। जीनियस शब्द काफी नहीं है। जैसे ही वो एक बेहतर शब्द ढूंढती है, फेम बड़बड़ाना शुरू करता है, जोर से लू की तारीफ करता है और यहाँ तक कि उसकी तुलना एक भगवान से करता है, जब तक चिंगशू उसे तेज थप्पड़ से काट नहीं देती, जो उसके सर से धुआं निकलते हुए छोड़ता है। खुद को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए चिंगशू फिर लड़के से पूछती है कि क्या उसे फॉर्मल गाइडेंस मिली थी। वो कंफर्म करता है कि उसे एक मेंटोर ने ट्रेन किया था, जिसने उसे साइकिक एनर्जी कल्टिवेट करने के लिए यूनिक मेथड सिखाए थे। ये जवाब चिंगशू के दिमाग को शांत करता है। अगर लू बिना किसी गाइडेंस के इस लेवल तक पहुंच गया होता तो उसे ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता। अब उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट से कन्विंस्ड होकर वो थोड़ा और प्रोब करती है, पूछती है कि उसका अवेकनिंग एग्जैक्ट कब हुआ था। लू सोचता है और याद करता है, 3 महीने से कम हुए हैं। ये पल उनके दिमाग में घुस जाता है। दोनों इंस्ट्रक्टर शांत हो जाते हैं। जो अभी सुना उससे स्टंट थे। खुद को इकट्ठा करने के बाद चिंगशू लू को इन्फॉर्म करती है कि भले ही एसोसिएशन और 1 दशक डेकेड इंतजार करे, उन्हें उसके जैसे दूसरा अनोमली नहीं मिलेगा। 3 महीने से कम में जागृत होने के बावजूद लू ने पहले ही साइकिक एबिलिटी में तीसरा रैंक अचीव कर लिया है, कुछ ऐसा जो उनके फील्ड में लगभग सुना भी नहीं जाता। चिंगशू एक्सप्लेन करती है कि साइकिक यूजर्स के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरह मार्शल एसोसिएशन से अलग है। जबकि मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा कॉमन है, साइकिक्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। पॉपुलेशन के 1% से कम लोगों के पास ऐसी एबिलिटीज हैं। साइकिक एसोसिएशन एक अलग स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, जिसमें कम मेंबर्स हैं पर हाईली स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज तक एक्सेस है। जैसे ही वो अपनी इनर यूनिफॉर्म के नीचे से कुछ निकालती है, वो जोर से रिफ्लेक्ट करती है कि लू के मेंटोर ने शायद जानबूझकर इन्फॉर्मेशन छिपा ली होगी ताकि उसका फोकस शार्प रहे। वो मानती है कि एक बिगिनर को ज्यादा नॉलेज से ओवरलोड करना उनकी डेवलपमेंट की प्योरिटी को कम कर सकता है। वो एक लॉकेट निकालती है, उसका पर्सनल टोकन, और ये क्लियर करती है कि अगर लू कभी साइकिक एसोसिएशन ज्वाइन करना चुने तो इसे दिखाना उसके लिए सपोर्ट और कल्टिवेशन रिसोर्सेज गारंटी करेगा। वो सच में उम्मीद करती है कि वो एक्सेप्ट करेगा। जब लू ग्लोइंग टोकन देखता है, वो चुपचाप खुद से एडमिट करता है कि उसने कभी अपने टीचर को पर्सनली नहीं देखा है। उसकी गाइडेंस हमेशा अजीब, अनिवार्चनीय, इनएक्सप्लिकेबल तरीकों से आई है। चिंगशू कंक्लूड करती है कि ऐसा मिस्टीरियस मेंटोर कोई सच में रिमार्केबल आदमी होगा, कोई जो एक जीनियस को छायाओं से गाइड करने के लिए इतना समझदार है, बजाय इसके कि वो उसे पॉसेसिवली पकड़े रखे। जो चिंगशू नहीं जानती है वो ये है कि लू का टीचर सिर्फ मिस्टीरियस नहीं है, वो 10,000 साल फ्यूचर से है और एक रैंक 11 मार्शल पावर हाउस जिसका नाम डुआन यीफिंग है। तभी फेम लू के थॉट्स को तोड़ता है। वो 5 मिलियन की कीमत का एक रिवॉर्ड कार्ड प्रेजेंट करता है, कहता है कि भले ही ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, लू की परफॉर्मेंस ने उसे पहले ही टॉप रैंक सिक्योर कर दिया है। बोनस सिर्फ उसे और सभी के बीच के ओवरवेलमिंग गैप की पहचान है। लू हाथ में रिवॉर्ड कार्ड को एक ज़ॉम्बी की तरह ब्लैंकली घूरता है। चिंगशू उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए रीअश्योर करती है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट है जो उनका डिपार्टमेंट ऑफर कर सकता था। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हमेशा टाइट बजट पर चलता है। वो ऐड करती है, ज्यादातर फंड्स ट्रेनीज को खाना खिलाने में जाते हैं। इंस्ट्रक्टर हंसता है, लू के कंधे को थपथपाता है और उसे याद दिलाता है कि वो अपनी बड़ी भूख के लिए जाना जाता है और उसके आने के बाद से उसका फूड बिल शायद 7 या 8 मिलियन से ऊपर हो गया होगा। ये रियलाइज करते हुए कि उसकी भूख कितनी महंगी पड़ी है, लू चुपचाप कसम खाता है कि वो फिर ऐसे इंडल्ज नहीं करेगा। चिंगशू अपने हाथ से ग्रेसफुली इशारा करती है, एक्सप्लेन करती है कि भले ही रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट की सिंसेरिटी रिफ्लेक्ट करता है और उन्हें और भी बात करनी है। लू फिर कार्ड पर नजर डालता है, अब सस्पेक्ट करता है कि इस सब में एक रिक्रूटमेंट पिच छिपा हुआ है। चिंगशू ये जानते हुए स्माइल करती है और कंफर्म करती है उसके जैसे रेयर टैलेंट वो बिलीव करती है फ्रंट लाइन्स के लिए निश्चित है। आखिर में असली मार्शल सेजेस आराम में नहीं बनते, वो लड़ाई में आकर बनते हैं। फेम फॉलो अप करता है, उसे याद दिलाता है कि देश और मार्शल एसोसिएशन बिना एक्सपेक्टेशंस के प्रिविलेजेस और रिसोर्सेज नहीं देते। जब मिलिट्री डिवीजन चूज करने का टाइम आएगा, वो उम्मीद करते हैं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट उसकी लिस्ट में टॉप पर हो। एक ग्रिन उसके चेहरे पर आती है, आदमी झुकता है, एक आखिरी इंसेंटिव डालता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टनिंग फीमेल सोल्जर्स के लिए भी जाना जाता है। जैसे ही वो अपने बॉय को गूनिंग ल्यूरिंग में फंसाने की कोशिश करता है, चिंगशू बीच में कट करती है, उसे एक चेयर से मारती है। जबकि आदमी फर्श पर कराह रहा था, चिंगशू पल को रीफोकस करती है। वो लू को इन्फॉर्म करती है कि उन्होंने उसे अपकमिंग मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में डोंगनिंग प्रोडिजी कैंप को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना है।
पहले लू नाम से कॉट ऑफ गार्ड होता है, पर चिंगशू एक्सप्लेन करती है कि ये एक एनुअल इवेंट है जहां सारे ईस्टर्न प्रोविंसेस अपने सबसे बेहतरीन को कम्पीट करने के लिए भेजते हैं। सिर्फ एक फ्यूचर मार्शल मास्टर एक मॉर्निंग स्टार बनेगा। फैम अभी भी आधा बेहोश ऐड करता है कि ये टाइटल किसी के सच्चे मास्टर बनने के रास्ते की शुरुआत को निशान करता है। लू शांति से रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसे इस दुनिया में जीना है तो कुछ चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती। मानवता की किस्मत फिर से लिखने के लिए उसे स्ट्रॉन्गर बनना होगा, अब पीछे हटना नहीं है। इंस्ट्रक्टर लू शैंग के कंधे पर एक आश्वासन भरा हाथ रखता है, उसे ये बताते हुए कि वो और चिंगशू दोनों को लू की कैपेबिलिटीज पर पूरा विश्वास है। उनकी आंखों में इस साल के डोंगिंग ट्रेनिंग कैंप में उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई और ज्यादा उपयुक्त नहीं लगता। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ तक कि ट्रायल्स में चुने गए लोगों को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने का डिसाइड किया है। लू शांति से ये एक्नॉलेज करता है और रिफ्लेक्ट करता है कि अगर वो ज्यादा रिसोर्सेज हासिल करना चाहता है तो उसे अपनी शक्ति को और भी ज्यादा रिवील करना होगा। चिंगशू कैजुअली नोट करती है कि सारे प्रोविंशियल कैंप्स खत्म होने के बाद ऑफिशियल मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन शुरू होने में कुछ महीने बाकी हैं। वो लू को डेट्स याद दिलाने का प्रॉमिस करती है ताकि उसकी तैयारी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से क्लैश न करे। पर फैमबॉय के दिमाग में लू की एबिलिटीज ऐसे टेस्ट की जरूरत से ऊंची हैं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस उसे रिक्रूट करने के लिए उत्सुक होंगे, चाहे कुछ भी हो। ये सब सुनकर लू जोर से हैरान होता है कि क्या उसे अब और ट्रेनिंग कैंप में रहने की जरूरत है। आदमी ने पहले ही कहा था कि ये उस पर है। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ता है, लू मेंशन करता है कि वो थोड़ा और रुक और चला जाता है जब तक और कुछ जरूरी न हो। इंस्ट्रक्टर उसे जाते हुए देखता है, आधा मजाक करते हुए कि लू शायद सिर्फ कैफेटेरिया मील्स के लिए रुक रहा है। चिंगशू इसी बीच चुपचाप एडमिट करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी की टैलेंट से जलन करेगी। आदमी एग्री करता है, नोट करता है कि लू अलग है, कोई ऐसा जिसे फ्यूचर को ऐसे तरीकों से आकार देना है जो कम लोग इमेजिन कर सकते हैं। बाद में बाई सिटी मार्शल एसोसिएशन में लू एक फेमिलियर फ्लोर चेयरमैन श्याओ के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। उसकी पिछली विजिट को काफी समय हो चुका है। जैसे ही वो करीब आता है, अंदर से बहस की आवाजें गूंजती हैं। तभी चेयरमैन की सेक्रेटरी चिल्लाती है और दरवाजा खोलती है, जिसमें उसकी घबराहट मुश्किल से छिपती है। वो लड़के को नोटिस करती है और उसे ऑफिस में ले जाती है। अंदर चेयरमैन परेशान बैठे हैं। ब्लू सूट में एक बूढ़ा आदमी उठता है, लू को एक ताने वाला वंस ओवर देता है, दिखावा करता है कि वो सो कॉल्ड जीनियस से इम्प्रेस्ड है जिसके बारे में चेयरमैन ने बात की थी। वो कैजुअली अपनी ग्रैंड डॉटर जिया के बारे में शेखी मारता है, अपने फोन पर उसकी फोटो दिखाता है, जबकि उसका दूसरा हाथ अचानक लू के फिजिक स्कैन करता है, कुछ खास ढूंढ रहा था। उसके अनुसार लू उन अनगिनत लोगों से अलग नहीं है जो जिया के लेवल से कम पड़ते हैं। चेयरमैन पहले ही गुस्से में थे, लू पर चिल्लाता है कि वो ट्रेनिंग कैंप खत्म होने से पहले वापस क्यों आया। जवाब में लू शांति से एक सील्ड एनवेलोप प्रेजेंट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर चिंगसू ने उसे पर्सनली डिलीवर करने का इंस्ट्रक्ट किया था, चेयरमैन श्याओ की रिव्यू और मंजूरी अप्रूवल की रिक्वेस्ट करते हुए। चिंगशू का नाम सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत एनवेलोप के लिए हाथ बढ़ाता है। पजल था कि एक छोटे शहर की मार्शल एसोसिएशन को इतनी इंपॉर्टेंस की चीज को मंजूर करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। बूढ़ा आदमी लू को शक से देखता है, हैरान है कि क्या लड़के ने ट्रेनिंग कैंप में कोई गड़बड़ की है और क्या चीफ इंस्ट्रक्टर ने जिम्मेदारी चेयरमैन शाओ पर धकेल दी है। आदमी अपनी शक को आवाज दे पाए इससे पहले चेयरमैन अब्रप्टली उठते हैं और अपने हाथों से एनवेलोप छीन लेते हैं। क्लियरली इरिटेट थे। उसे फाड़ कर खोलते हुए वो कंटेंट स्कैन करते हैं और जैसे ही वो पढ़ते हैं उनका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ से सरप्राइज में बदल जाता है। पूरा करने के बाद वो शांति से डॉक्यूमेंट को उसके कवर में वापस स्लाइड करते हैं, अपने चेहरे को अनरीडेबल रखते हुए। बूढ़ा आदमी रिएक्शन प्रोवोक करने की कोशिश करते हुए एक ताने वाला रिमार्क करता है, सजेस्ट करता है कि उसे ज्यादा पर्सनल नहीं लेना चाहिए। पर चेयरमैन उस ताने को इग्नोर करते हुए लू की तरफ मुड़ते हैं और उसके ब्रेक थ्रू के बारे में पूछते हैं। ठीक कब उसने रैंक 3 अचीव की। बूढ़ा आदमी स्टार्टल लगता है इस सवाल से, पर लू शांति से जवाब देता है। उसने 1 महीने पहले चीफ इंस्ट्रक्टर चिंगशू की देखरेख में एडवांस किया, जिसने पर्सनली उसकी एबिलिटीज इवैल्यूएट की। उसके अनुसार मिलिट्री के पास मार्शल आर्टिस्ट को असेस करने का अधिकार है और लू को सिर्फ पहचान रिकग्निशन के लिए शियाओ की फॉर्मल अप्रूवल की जरूरत थी। इस पर चेयरमैन का मूड ठीक हो जाता है। वो कंफर्म करते हैं कि सब कुछ वैध लेजिटिमेट लगता है और तुरंत साइन ऑफ करने के लिए अग्री करते हैं। कन्विंस न होते हुए बूढ़ा आदमी डॉक्यूमेंट्स छीन लेता है ताकि खुद देख सके। वो लू के रिकॉर्ड्स को तेजी से पलटता है, स्कैन करता है, उन्हें ऊपर उठाते हुए वो लड़के पर उन्हें झूठ फॉर्जरी करने का अक्यूज करता है। श्याओ अब विजिबली अनॉयड पेपर्स वापस छीन लेते हैं और सार्काज्म से बूढ़े आदमी को खुद एक झूठ बनाने का इनवाइट करते हैं, अगर वो सोचता है कि ये इतना आसान है। वो यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्स पर मोहर ऑफिशियल सील ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की लगी हुई पॉइंट आउट करते हैं। अभी भी डिसबिलीफ में बूढ़ा आदमी क्वेश्चन करता है कि कोई ऐसा जिसने सपोजिडली एलिमिनेट हो गया था, उसकी कॉम्बैट पावर इंडेक्स 270,000 कैसे हो सकती है। लू हल्का सा स्माइल करता है। उसने कभी नहीं क्लेम किया कि वो एलिमिनेट हो गया था, वो सिर्फ बूढ़े आदमी का अनुमान, अजम्पशन था।
किसी भी बचे हुए शक को दूर करने के लिए लू सजेस्ट करता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर चिंगशू से सीधे कांटेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि चेयरमैन को कंफर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। शियाओ टेंशन से अम्यूज थे, बूढ़े आदमी को एक स्मर्क के साथ देखते हैं और लू को अश्योर करते हैं कि उनकी तरफ से कोई शक नहीं है, भले ही वो एडमिट करते हैं कि वो फिर भी कॉल करेंगे। आखिर में चिंगशू सिर्फ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सबसे विश्वसनीय टैलेंट्स में से एक है। जैसे ही वीडियो कॉल शुरू होता है, चीफ इंस्ट्रक्टर चिंगशू स्क्रीन पर दिखती है। उसकी आंखें तुरंत लू पर पड़ती हैं। उसकी नजर सबसे पहले उस पर जाती है। कॉल बाई सिटी चेयरमैन और चिंगशू के बीच एक इंट्रोडक्शन के लिए था। वो पोलाइट से अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, पर जिस पल वो रियलाइज करते हैं कि वो चीफ इंस्ट्रक्टर से बात कर रहे हैं, बूढ़ा आदमी शॉक में अपना बैलेंस खो देता है। ये सच में वो हैं। तभी शिया, चिंगशू की स्टूडेंट और बूढ़े आदमी की ग्रैंडडॉटर, अपने दादा की आवाज सुनती है और क्यूरियस हो जाती है कि वो चिंगशू जैसे किसी के साथ कॉल पर क्यों है। उसकी डिस्ट्रैक्शन को सेंस करते हुए चिंगशू उसे गुस्से से उसकी ट्रेनिंग गोल्स की याद दिलाती है और सजा के रूप में उसका टास्क दोगुना कर देती है। चेयरमैन के बगल में दोनों चुपचाप दांत को देखते हैं जब चेयरमैन बूढ़े आदमी को इशारा करते हैं कि वो इस पल का यूज अपनी ग्रैंडडॉटर से बात करने के लिए करे। चेयरमैन फिर चिंगशू को अश्योर करते हैं कि उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और वो सब कुछ पूरा करेंगे। उसके तेज जवाब से खुश होकर चिंगशू उसे चीजों को तेज करने के लिए कहती है। लू को प्रेस्टिजियस मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन में डोंगनिंग प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया है। वो आगे रिवील करती है कि लू इस साल के ट्रेनिंग कैंप में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडिजी है और उसे रेगुलर सेशंस कंटिन्यू करने का कम ही फायदा है। उसकी बातों का बोझ चेयरमैन पर भारी पड़ता है। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं, उससे पहले कि लू को चुपचाप थम्स अप दें। इस बीच बूढ़ा आदमी आखिर में रियलाइज करता है कि जिस भयानक टैलेंटेड स्टूडेंट का जिक्र उसकी ग्रैंडडॉटर ने किया था, वो शुरू से ही लू था। वो शांति से बैठ जाता है, जबकि चिंगशू जिया को उसी लड़के को पार करने के सपने को छोड़ने के लिए डांटती है। जब वो पूछती है कि क्या वो अब भी उस गोल पर कायम है, जिया हिली हुई थी एडमिट करती है कि वो अब उससे फिर से सामना करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। जैसे ही कॉल खत्म होने वाला होता है, चिंगशू लू से जल्दी बात करने की रिक्वेस्ट करती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसके रिक्वेस्ट किए गए साइकिक वेपन के लिए ज्यादातर मटेरियल्स पहले ही एक्वायर कर लिए गए हैं। वो जल्दी ही प्राइसेस के साथ एक आइटमाइज्ड लिस्ट शेयर करने का प्रॉमिस करती है और किसी भी और खरीदारी में मदद करने का ऑफर करती है। एक बार जब वो साइकिक मेंटलिस्ट असेसमेंट पूरा कर लेता है, वो खुद एक्विजिशंस हैंडल करने के लिए स्टार वेब एक्सेस कर पाएगा। उसके साथ वो कॉल एंड कर देती है। जिस पल स्क्रीन अंधेरा हो जाता है, चेयरमैन एक पागल की तरह लू की तरफ दौड़ते हैं, विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने अभी क्या सुना। वो कंफर्म करते हैं कि लू सच में साइकिक मेंटलिस्ट असेसमेंट के लिए तैयार है। लू शांति से एक्सप्लेन करता है कि चीफ इंस्ट्रक्टर चिंगशू ने पर्सनली उसकी सिफारिश रेकमेंडेड की थी उसकी गिफ्ट को ट्रेनिंग कैंप के दौरान डिस्कवर करने के बाद। ओवरवेल्म्ड पर प्राउड, चेयरमैन लू के कंधे पर एक फर्म थपथपाई देते हैं। उनकी आंखों में अब कोई शक नहीं था, लू सिर्फ टैलेंटेड नहीं है। इस बीच उनके बिल्कुल बगल में जिया के दादा स्टन रह जाते हैं। अब भी वो सब कुछ प्रोसेस कर रहे थे जो उन्होंने अभी देखा। बिल्डिंग के बाहर शियाओ लू को घर छोड़ने का ऑफर करते हैं, पर वो पोलाइट से मना कर देता है। उसे एक और जगह जाना है पहले। शियाओ अच्छे मूड में लू को कभी अपने घर आने का इनवाइट करता है, खुद खाना बनाने और कुछ लोगों से मिलाने का प्रॉमिस करते हुए। जैसे ही लू टैक्सी में बैठता है, वो चेयरमैन के पहले के स्टेटमेंट से शांति से एग्री करता है। स्ट्रेंथ सच में इस दुनिया पर राज करती है। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर शियाओ के असाधारण अनयूजुअली खुशमिजाज मूड को पकड़ लेता है और क्यूरियसली लू से उनके कनेक्शन के बारे में पूछता है। जवाब देने से पहले लू रिफ्लेक्ट करता है कि चेयरमैन शायद बहुत देर बाद पहली बार गर्व महसूस कर रहे होंगे। जोर से वो सिंपली कहता है कि शियाओ बस नेचुरली काइंड है और उनके बीच कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। उनकी ड्राइव अचानक रुक जाती है जब एक बड़ा साइन कार के सामने गिर जाता है। ड्राइवर को जोर से ब्रेक लगाने पर मजबूर करता है। लू बाहर निकलता है चेक करने के लिए और देखता है कि गिरा हुआ साइन हुंगवन मार्शल आर्ट्स अकेडमी का है। क्यूरियस, वो करीब आते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अकेडमी के अंदर चीजें टेंस हैं। मास्टर हुंगवान और उनकी बेटी घुटनों पर बैठे हैं जब लिन के नेतृत्व में गुंडों का एक ग्रुप उनका सामना करता है। रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद लिन पूरी एकेडमी को खुलेआम चैलेंज करने आया है। क्लियरली डोमिनेंस असर्ट करना चाहता था। नी मास्टर की बेटी उस पर अपने पिता की घायल हालत का फायदा उठाने का अक्यूज करती है। कमजोर होने के बावजूद हुंगवान खड़ा होता है और लिन को याद दिलाता है कि उनकी एकेडमी ने 1 साल के लिए नए स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं करने के लिए पहले ही एग्री कर लिया था। पर लिन उसे हल्के में लेता है। पॉइंट आउट करता है कि कोई भी जो मार्शल आर्ट साइन बोर्ड दिखाने की हिम्मत करता है, उसे उसकी रक्षा डिफेंड करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हुंगवान पीछे नहीं हटता। उसे याद आता है कि वो बाई सिटी 2 दशक डेकेड्स पहले सिर्फ अपनी मुट्ठियों के साथ आया था और अपनी एकेडमी शुरू से बनाई थी। अगर वो ये कर सकता था तो वो बिलीव करता है कि वो फिर से अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता है। हाउएवर उसका शरीर उसके संकल्प रिजॉल्व को धोखा देता है जब वो खून खांस देता है। नी फिक्र में उसकी तरफ दौड़ती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि वो ठीक है। लिन और उसके आदमी बूढ़े आदमी की हट धर्मिता डिफाइंस का मजाक उड़ाते हैं। क्वेश्चन करते हैं कि एक स्ट्रगल कर रही एकेडमी लू जैसे रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है। मास्टर की बेटी जल्दी से क्लियर करती है कि लू ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ कोई जो उनकी स्कूल से जुड़ा हुआ है।
पर लिन को डिटेल्स की परवाह नहीं है। गुस्से से भरा हुआ वो अपना पैर फर्श पर स्लैम करता है, गुस्सा निकालता है कि लू की बढ़ती हुई रेप्यूटेशन की वजह से उसका अपना बिजनेस मेजर हिट हुआ है। जैसा कि वो मानता है, इस डोजो ने उसके प्रॉफिट्स में दखल देकर लिमिट पार कर दी है और वो उन्हें इसकी कीमत चुकाने को मजबूर करेगा। जैसे ही वो उन्हें धमकी दे रहा था, नी आगे कदम बढ़ाती है, जोर देकर कहती है कि जो स्टूडेंट लिन की एकेडमी छोड़ गया था वो अपनी मर्जी से उनके साथ जुड़ा था। लिन ये पहले ही जानता है, वो एक्सप्लेनेशंस के लिए नहीं आया था बल्कि पूरी एकेडमी डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। उसके दिमाग में एक बार जब ये चली जाएगी तो स्टूडेंट्स के पास उसके पास वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसकी एरोगेंस से इरिटेटेड नी खुद उसका सामना करने का इंसिस्ट करती है। लिन अम्यूज्ड उसकी स्पिरिट को कुचल देने के लिए बहुत उत्सुक था। साइड से होंग चुआन अपनी बेटी को वार्न करता है, कहता है कि लिन सिर्फ कोई ओपोनेंट नहीं है, एक रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में वो बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि अगर होंगवान अपनी पीक पर होता तो लड़ाई अनिश्चित अनसर्टन होती, पर नी उसे याद दिलाती है कि वो रैंक 3 है और साथ में वो शायद एक चांस ले सकते हैं। अनइम्प्रेस्ड लिन इम्पेशेंट हो जाता है। मार्शल एसोसिएशन की घड़ी चल रही है और उसे कल वापस आने का कोई इरादा नहीं है, तो वो मांग करता है कि वो अभी लड़ाई करें। नी कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, डिक्लेयर करती है कि एक बार जब वो उसे हरा देंगे तो वो उसे डोजो साइन बोर्ड उठाकर घूमने को मजबूर करेंगे। ये रिमार्क लिन के दिमाग में घुस जाता है, एक ट्विस्टेड स्माइल और एक डार्क ऑरा के साथ उसके आसपास घूमती हुई। वो आगे लपकता है, पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए, होंगवान बीच में रोकता है। ब्लॉक करने के बाद भी इम्पैक्ट उसे जमीन पर क्रैश कर देता है। जोर से हंसते हुए लिन बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाता है, क्वेश्चन करता है कि क्या उसने सच्चाई रियलाइज की है कि लिन पहले ही रैंक 5 में ब्रेक कर चुका है। वो होंगवान पर असली लड़ाइयों से बचने के लिए एकेडमी के पीछे छुपने का अक्यूज करता है और पूछता है कि अब अगला कौन है। इस पल होंगवान थका हुआ और हारा हुआ अनाउंस करता है कि वो लिन की इच्छाओं का पालन करेगा और एकेडमी बंद कर देगा। ये सुनकर नी का दिल बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने पिता को पुकारती है, जानती थी कि एक बार जब वो अपना शब्द दे देते हैं तो पीछे हटना नहीं होता। पर तभी एंट्रेंस से एक फेमिलियर आवाज गूंजती है, टेंशन को काटते हुए। ये लू है जो अंदर कदम रखता है, एक हल्की ब्लू ऑरा से घिरा हुआ, पूछता है कि अगर एकेडमी बंद हो जाती है तो वो कहाँ ट्रेन करेगा। नी शॉक्ड और अनिश्चित मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास करती है। लू उसे कैजुअली ग्रीट करता है जैसे कोई टाइम नहीं गुजरा हो। ये देखते हुए लिन की एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स तुरंत लू को अपनी तबाही का दोषी ठहराते हैं, क्लेम करते हैं कि उसकी वजह से उनके साथ ही छोड़कर चले गए। अब लू पर फोकस करते हुए लिन अपना लहजा बदलता है, उसकी टैलेंट और एटीट्यूड की तारीफ करता है, उसे अपने डोजो में एक जगह ऑफर करता है। आखिर में होंग चुआन की एकेडमी उसकी आंखों में बेकार है, एक ऐसे आदमी के नेतृत्व में जो एक भी हिट नहीं सह सकता। अगर लू सच में स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, लिन पर्सनली अपनी फैमिली मार्शल स्टाइल के सीक्रेट्स उसे देने का प्रॉमिस करता है। लू इम्प्रेस्ड होने का दिखावा करता है और क्यूरियसली उस सो कॉल्ड फैमिली सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछता है। जवाब में लिन गर्व से अपनी छाती रिवील करता है, अपने लगभग अभेद्य इम्पेनेट्रेबल डिफेंस पर शेख ही मारता है। वो क्लेम करता है कि ये टेक्निक एक रेयर और रिस्ट्रिक्टेड आर्ट है, ऐसे ही नहीं दी जाती, और कहता है कि यहाँ तक कि होंग चुआन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स भी उसकी डिफेंसेस नहीं तोड़ सकते। एकेडमी में बहुत कम लोग कर सकते थे। उसका कॉन्फिडेंस हाउएवर डोजो मास्टर को चुपचाप डिसहार्टेंड कर देता है। इंटरेस्ट का दिखावा करते हुए लू क्वेश्चन करता है कि क्या लिन सच में उसे ऐसी प्राइज स्किल सिखाने का इरादा रखता है। लिन कॉन्फिडेंटली अफर्म करता है, कहता है कि वो सिर्फ टेक्निक ही नहीं बल्कि सब कुछ जो वो जानता है शेयर करेगा अगर लू उसका शिष्य डिसाइपल बनने के लिए अग्री हो जाता है। पर जैसे ही लिन अपनी अगली मीठी बात स्वीट टॉकिंग लाइन तैयार करना शुरू करता है, सब कुछ बदल जाता है। जो लिन देखता है या रादर सेंस करता है, मॉन्स्ट्रस महसूस होता है। उसके दिमाग में ये ऐसे है जैसे एक बड़ा जानवर खुले मुंह के साथ उसके आसपास लपेट रहा हो, और इंस्टिंक्टिवली वो अपनी शर्ट फाड़कर इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाता है। उसके पैर अचानक प्रेशर के नीचे मुड़ जाते हैं, पैर जमीन में धंसने लगते हैं, शरीर पसीने से भीगा हुआ स्ट्रगल करता है अपने आप को संभालने के लिए। लू अनफेज्ड प्लेफुल तरीके से उसे ड्यूरेबल होने के लिए थम्स अप देता है, फिर तुरंत उसके बाद एक विनाशक ब्लो सीधे छाती पर देता है। हिट इतनी फोर्सफुल थी कि लिन दीवार में क्रैश हो जाता है, घुटनों पर बेहोश होकर गिर जाता है। लू मजाक करते हुए क्वेश्चन करता है कि हार में घुटनों पर बैठे हुए कोई उसे सिखाएगा कैसे। जब लिन वहां पड़ा था, उसके हिले हुए साथी में से एक डिसबिलीफ में माइनक्राफ्ट का स्टीव बन जाता है। एक 18 साल का लड़का इतनी शक्ति कैसे विल्ड कर सकता है। इस बीच लू शांति से नी को हाथ ऑफर करता है, जो ब्लश करती है और बिना बोले उसे थाम लेती है। एक बार जब चीजें ठीक हो जाती हैं, वो कैजुअली होंग चुआन से डोजो बंद न करने को कहता है, मेंशन करता है कि वो उसके घर के पास है। होंग चुआन धन्यवाद के साथ एग्री करता है। लू को फ्यूचर में जो भी सपोर्ट चाहिए वो देने का ऑफर करता है। लू बस स्माइल करता है, कहता है कि उसने सिर्फ इस बार दखल दिया, याद दिलाता है कि इस दुनिया में शक्ति का राज है। अगली बार उन्हें अपना ग्राउंड खुद डिफेंड करना होगा। जैसे ही वो चला जाता है, होंग चुआन अभी भी ये समझने के लिए स्ट्रगल करता है कि कोई इतना यंग एक रैंक 5 मार्शल आर्टिस्ट को एक सिंगल ब्लो में कैसे हरा सकता है। कुछ ऐसा जो सिर्फ पीक रैंक 5 को ही करना चाहिए। नी रिफ्लेक्ट करती है कि समय कितनी तेजी से गुजर गया। मुश्किल से 3 महीने पहले लू ने सिर्फ रैंक 2 अचीव की थी, अब वो उसका करंट लेवल भी गेस नहीं कर सकती।
जैसे ही शाम ढलती है और रात हो जाती है, लू घर वापस आता है। अपनी फैमिली से गर्मजोशी से ग्रीट किया जाता है। उसकी मदर उसकी देरी से परेशान थी, पूछती है कि वो लेट क्यों हो गया, क्योंकि उसने दोपहर तक वापस आने का प्रॉमिस किया था। लू हेज़बली एक्सप्लेन करता है कि वो रुका था कुछ कमजोर और बुजुर्ग लोगों की हेल्प करने के लिए जिनको गुंडे तंग कर रहे थे। ये तुरंत उसकी मदर में चिंता पैदा करता है, जिसे डर है कि उसे चोट लगी होगी। पर उसके पिता शांत और कॉन्फिडेंट उसे याद दिलाते हैं कि उनका बेटा अब ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट है और दूसरों की हेल्प करना एक सच्चे योद्धा के पाथ का हिस्सा है। वो बिलीव करते हैं कि लू किसी बड़ी चीज के लिए निश्चित है, शायद एक दिन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। बाद में डिनर टेबल पर शिंगी चुपचाप अपने भाई से उस मिस्टीरियस मीट के बारे में पूछती है जो उसने पहले भेजा था। उसे खाने के बाद उनके पिता की हेल्थ नोटिसबली इंप्रूव हो गई थी और उसकी खुद की वाइटैलिटी 1.1 तक बढ़ गई थी। वो सस्पेक्ट करती है कि ये उन्होंने ट्राई किए किसी भी टॉनिक से ज्यादा पावरफुल है और मजाक में हैरान होती है कि क्या लू ने उसे ट्रेनिंग कैंप से चुरा लिया था। लू उसे हल्के में लेता है, मजाक में उसकी गाल पिंच करता है और अश्योर करता है कि ये कुछ ऐसा था जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उसकी मदर अभी भी फिक्र में थी, पूछती है कि क्या कैंप बहुत मुश्किल है, याद दिलाती है कि ज्यादा ना करे। वो बस उसे घर सुरक्षित देखकर खुश थी।